आज की कहानी है बहू, तुम अपना दहेज का सामान मायके वापस क्यों भेज रही है। सेलो टेप मुंह पर चिपका लो माँ जी। आज जितना सुनना था उससे कहीं ज्यादा सुन चुकी हूँ मैं। हर पल वही रट, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता। तो अब सुन लीजिए, आप भी आज के बाद अपने अपने काम खुद संभालिए। मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। दिन रात हड्डियां घिसूं, पैर सूज जाए, कमर टूट जाए और बदले में मिले क्या? तानों की बौछार। नहीं चाहिए मुझे ऐसा ससुराल। अब बहुत सह चुकी हूँ। पैर पटकते हुए मीरा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। सुनैना जी वहीं ठिठक कर बैठ गई। माथा पकड़कर बड़बड़ाते हुए बोली, खींच कर, हे भगवान, कैसी अनोखी बहू मेरे खूंटे में बन गई है। किस्मत ही फूटी है मेरी, एक काम के लायक नहीं, और ऊपर से ये तेवर। चाय बनाने ही नहीं आता, दूध का आता पता ही नहीं है, सिर्फ पानी पानी भरा है। खाना बनाती है ना, नमक का पता न, टमाटर न मिर्च मसाला का। अब तो भगवान ही मालिक है, इसके हाथ का कोई बना खाना खाए ना तो थूक दे। मैं कैसे खाती हूँ मैं ही जानती हूँ। सुनैना जी गला फाड़ कर चिल्लाई, मेरी ही किटी की सहेलियों के सामने मुझे जलील कर दिया इसने। चाय नहीं, पानी पिलाया गया था, पानी। सब्जी ऐसी कि न मिर्च की झलक न मसाले की खुशबू। सबके सामने मेरा मजाक बनवा दिया, जैसे इस घर की इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती। लोग पूछ रहे थे, अरे सुनैना, आज क्या रोजा है क्या? मीरा कमरे से चीख कर बोली, घुराइए मत माँ जी, मुझे भी मुंह चिल्लाना आता है, और बहुत तेज आता है। जब हर चीज तिजोरी में कैद हो, फ्रिज पर ताले लटके हों, और सब्जी ऐसे दी जाए जैसे जेल का राशन बट रहा हो। 2 टमाटर 2 मिर्च गिन गिन कर, तो बताइए खाना 5 स्टार होटल जैसा कैसे बनेगा? हाथ भी बांधो, सामान भी छीन लो और फिर चिल्लाओ कि स्वाद क्यों नहीं आया। गलती आप करें और बदनामी मेरे नाम लिख दें, इतना आसान नहीं है अब। हाँ, मुझे पता है, सिर्फ दिखाने के लिए तू पूरे दिन किचन में घुसी रहती है, और हकीकत में कोई काम ढंग से नहीं होता है। गुस्से में सुनैना जी ने मीरा की माँ को फोन घुमा दिया। हेलो समधन जी, इतनी अकड़ बड़ी बेटी भेजी है तुम लोगों ने मेरे घर में, न तमीज सिखाई न काम करने की अकल, और भेज दी हमारे घर रोज रोज की कला बनकर। मीरा की माँ हड़बड़ा कर, आप ये कैसी बातें कर रही हैं समधन जी? सुनैना जी गुस्से से बोली, ये तो सच है। आपकी बेटी ने मेरे घर में मेरी इज्जत को पैरों तले रोन दिया। न खाना ढंग से बनाती है, न बड़ों की इज्जत करती है, ऊपर से जुबान ऐसी जैसे जहर उगलती हो। मीरा की माँ की आंखों से आंसू छलक पड़े। मीरा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर फोन अपने हाथ में ले लिया। मीरा समझदारी दिखाते हुए बोली, माँ घबराने की जरूरत नहीं, तुम शांत रहो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। फोन रखते ही सास बहू के बीच गालियों की तलवारें चलने लगी। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार, तू तू मैं की जंग खुलकर शुरू हो चुकी थी। चिल्लाहट से पूरा घर गूंज रहा था। ऊपर से मीरा के तेवर ने सुनैना जी का अहंकार तक हिला दिया। अब बात सिर्फ तकरार की नहीं रही, उनके स्वाभिमान पर चोट लग चुकी थी। सुनैना जी दांत भींच कर बोली, अरे अरे बहू, तेरी हिम्मत ही तो बहुत बढ़ गई है। आने दो पवन को, आज तेरी अकल ठिकाने न लगवा दी तो मेरा नाम सुनैना नहीं। शाम को जैसे ही पवन घर में दाखिल हुआ, सुनैना जी ने रोने धोने का पिटारा खोल दिया। सुनैना जी अफसोस जताते हुए बोली, बेटा तुम्हारी पत्नी तो कमाल ही कर रही है, क्या क्या गुल खिला रही है। मेरा जीना हराम कर दिया है इसने। तुम तो ऑफिस में मजे से रहते हो, तुम्हें क्या पता कितनी जुबान चटकाती है मुझसे। जरा जरा सी बात पर भड़क पड़ती है। आज सुबह तो इतना कुछ सुना दिया कि मैं बता भी नहीं सकती। माँ का रोना देखकर पवन का खून खौल उठा। वह गुस्से से सीधे कमरे की ओर बढ़ा। पवन चिल्लाते हुए बोला, मीरा, यह क्या तमाशा चल रहा है घर में? ये सब क्या तौर तरीके हैं? क्या यही संस्कार है तुम्हारे माँ बाप के? मेरी माँ से बहस करना भी सीख लिया तुमने। वह तुम्हारी माँ की उम्र की है
और तुम उनसे उलझती हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मीरा तो नक कर बोली, क्या कहा है मैंने पवन? मैंने क्या ऐसा कह दिया माँ जी को? तभी पीछे से सुनैना जी भी कमरे में आ टपकी। सुनैना जी व्यंग से, क्यों नहीं कहा बहू? बहुत कहा है। 4 बातें मैंने तुम्हें सुनाई तो आसमान सिर पर उठा लिया। ऊपर से मुझ पर इल्जाम कि मैं रो धोकर नाटक कर रही हूँ। रो तो आप ही रही हैं माँ जी, पर उससे यह साबित नहीं हो जाता कि हर गलती मेरी है। एक बात बताइए, आप हर बात मेरे माँ बाप को बीच में क्यों घसीटती हैं? क्यों नहीं घसीटूंगी? कौन रोक लेगा मुझे? सुनैना जी बोली, तुम्हारे माँ बाप ने ही तो बर्बाद कर दिया मेरा घर। न बोलने की तहजीब, न काम का ढंग सिखाया। भिखारी की तरह लाकर पटक दिया हमारे घर में। मीरा गुस्से में बोली, माँ जी, बात जो भी हो मुझे कहिए, लेकिन मेरे माँ बाप पर उंगली उठाने की जरूरत मत कीजिए। जो कहना है सीधे मुझे कहिए। और हाँ माँ जी, मेरे माँ बाप को भिखारी कहने की जरूरत जरा भी मत कीजिएगा, गलती से भी नहीं। क्यों न कहो भिखारी? मेरा अच्छा खासा घर बार देखा और टूट पड़े, दे दी अपनी नौटंकी बेटी को इस घर में। तुम्हारे मायके वालों ने क्या किया? न खाना बनाना सिखाया तुमको, न घर संभाला, और विदाई में भिखारी की तरह सामान पकड़ाकर भेज दिया। मीरा बोली, बस क्या भिखारी की तरह दिया है? बताइए जरा, कौन सी चीज छूट गई है? टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, एसी, गाड़ी, डाइनिंग टेबल, कपड़े, गहने, रुपए, एक एक चीज मेरे माँ बाप ने अपनी हैसियत नहीं, अपने दिल से दी है अपनी बेटी को। तो आप उन्हें भिखारी बना रही हैं। मेरी नज़र में भिखारी आप लोग हैं जो दहेज मांग कर शादी करते हैं। सुनैना जी दहाड़ कर बोली, क्या दिया है तुझ में? बड़ा घमंड है अपने बाप के दिए सामान का। टीवी से तू मनोरंजन करती है, फ्रिज तू खोलकर ठंडा पानी पीती है, सोफा बेड पर तू ही पसरी रहती है, गहने तेरे, पैसे तेरे अकाउंट में, गाड़ी भी तेरे लिए ही है, तो हमें क्या मिला इसमें? सब कुछ तो तू इस्तेमाल करती है। मीरा, तो चलिए माँ जी, अगर गाड़ी मेरे लिए है तो मैं सीख लेती हूँ चलाना। नहीं छुएगा आपका बेटा। क्यों? अब नाटक खत्म? सुनैना जी भड़क गई, हाँ हाँ, सब कुछ तुम्हारा ही है, तो हमें क्या दिया? तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं। एक सोने का सेट मांगा था, वो भी नहीं दिया गया। पवन, देख रहे हो, मैं जरा सा जवाब दूं तो आप कह देते हो मेरी माँ से बदतमीजी कर रही हो। लेकिन माँ जी छोटी सी छोटी बात पर सीधे मेरे माँ बाप का अपमान कर देती हैं तुम्हारे सामने। उन्हें भिखारी कहकर बुलाया जा रहा है। अब तो तुम्हारी बोलती बंद है। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना उन्होंने अपनी बेटी को दे दिया जो मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया? सुनैना जी घमंड से सिर उठाते हुए बोली, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी को तो मैंने इतना दिया है कि उसके ससुराल वाले बरसों बैठकर खाते रहे, उपयोग करते रहे, तुम्हारी तरह नहीं। आई बड़ी जबान चलाने वाली। ठीक है माँ जी, मैं अभी फोन करके ही पूछ लेती हूँ। उतना कहकर उसने तुरंत ननंद काव्या के ससुराल फोन लगा दिया। नमस्ते आंटी जी, एक बात पूछनी थी, बुरा मत मानिएगा। दीदी की शादी में क्या क्या मिला था दहेज? उधर से आवाज आई, अरे बहू मीरा, सच कह रही हूँ, काव्या तो भागकर आई थी शादी करने। 1 रुपया तक हाथ नहीं लगा हमारे। तेरी ननंद कॉलेज में पढ़ते पढ़ते प्रशांत से प्यार कर बैठी थी। हम तो सख्त के खिलाफ थे शादी के, लेकिन दोनों ने जिद पकड़ ली और भागकर शादी कर ली। थोड़ी देर चुप्पी के बाद दबी हुई पीड़ा आवाज में उतर आई, तेरी सास ने बहुत बड़े वादे किए थे बहू कि भर भर कर देंगे, पर सच ये है आज तक एक साड़ी ढंग की नहीं आई, और जब कुछ भी मिलता है तो इतना घटिया कि किसी रिश्तेदार को दिखाने लायक नहीं होता। पर क्या करे बहू, मेरा बेटा बहुत जिंदा है, वो कुछ बोलता ही नहीं। और जो सामान दिया भी गया वो सब सेकंड हैंड था, टीवी, फ्रिज, पलंग। तू तो शादी में बहू इसी लेकर आई थी, पर मेरी बहू की किस्मत इतनी सस्ती निकली कि उसे कूलर में ही दम घोट कर जीना पड़ता है। कुछ भी नया नहीं था, सब साल भर में टूट गए। मैंने सब मरम्मत करवाया है,
लेकिन उधर से क्या मिला? तानों की मार और दहेज के आरोप। तभी काव्या दंदनाती हुई आई। माँ जी, इस घर का हर सामान मेरी माँ की देन है और आपकी बेटी ने और आपने इस्तेमाल करके सब तोड़ दिया। ऊपर से आप मेरी भाभी को फ़ोन पर शिकायतों की लिस्ट सुना रही हैं, जैसे मेरी माँ कोई गुनहगार हो। काव्या की सास नागिन की तरह पुकार उठी। अरे, मैं क्या तुमसे डरती हूँ? सच बोलने पर क्या तुम मेरी जुबान काट लोगी? अगर इस घर में रहना है तो मेरी हुकूमत में रहना पड़ेगा। ज़्यादा जुबान चलाई तो सीधे मायके भेज दूंगी। समझी? झगड़ा बढ़ने लगा है। सुनैना जी गुस्से में फ़ोन छीनकर जमीन पर पटक देती हैं। सुनैना जी सुनैना जी बेटे से बोली, देख रहा है बेटा, तेरी बीवी मेरी ही बेइज्जती करवा रही है। मेरी बेटी के ससुराल में इतनी बेशर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। अगर मेरी बेटी मजबूर होकर मायके आई ना, तो ये लड़की एक पल में इस घर में नहीं रहेगी। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। सुनैना जी आगे बोली, मेरी बेटी का घर भी तोड़ने पर तुली हुई है। जहाँ जाती है वहीं कलह की आग सुलगा देती है। अपने ससुराल में भी चैन से रहने नहीं देती। हमारी जिंदगी को इसने रोज की लड़ाई बना दिया है। सुकून नाम की चीज ही ने छीन ली है इसने। मीरा संयम तोड़ते हुए बोली, माँ जी, आप मेरा नहीं, मेरे माता-पिता की सरेआम बेइज्जती कर रही हैं और वो भी मेरे ही ससुराल में, मेरे ही सामने। तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती और जब एक दिन आपकी बेइज्जती हो गई, तो आपको मिर्ची लग रही है। आपकी पोल आज आखिर खुल ही गई। इज़्ज़त? तेरी क्या इज़्ज़त है इस घर में बहू? तू कौन-सा बहुत ब्रांडेड दहेज लेकर आई है? तो तू ही तो उसे इस्तेमाल कर रही है। अरे हमने तो दहेज माँगा, हम बदनाम हो गए, सब कूड़ा ढोकर लाई है। यह कहकर सुनैना जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाती हैं। पवन कड़े लहजे में बोला, मीरा, अगर अपना रवैया नहीं सुधारा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें मायके की राह दिखा दूंगा। मीरा धीमे कदमों से पास आकर सीधे आंखों में आंखें डालते हुए बोली, इतना सस्ता समझ लिया है तुमने मुझे पवन। मैं कोई इशारों पर नाचने वाली गुड़िया नहीं हूँ। जब चाहा आवाज़ ऊँची कर दी और जब चाहा मायके भेज देने की धमकी दे दी। मैं इतनी कमज़ोर नहीं कि हर छोटी बात पर हार मान लूँ और ये भी साफ कर दूँ, तुम्हारे कहने से मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। अगर कभी जाऊँगी भी तो डर कर नहीं, इज़्ज़त के साथ, आत्मसम्मान के साथ और अपनी मर्ज़ी से। किसी की धमकी पर नहीं। तानों से घबराकर भाग जाने वाली औरत नहीं हूँ मैं और किसी के होंठ पर घर छोड़ देने वाली भी नहीं। इस घर में मैं सिर झुकाकर नहीं, सम्मान के साथ बहू बनकर आई हूँ। कोई खिलौना नहीं हूँ, जिसे जब चाहे उठा ले, जब मन भर गया तो फेंक दो। इसीलिए ये मायके भेज दूंगा जैसी खोखली धमकियाँ आज के बाद मेरी ज़िंदगी से बाहर रखो। कुछ दिनों तक घर में सन्नाटा पसरा रहा। पर कहते हैं ना, नीयत जैसी होती है इंसान वैसा ही रहता है। वक्त बदल सकता है पर सोच नहीं। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठे सुबह-सुबह नाश्ता कर रहे थे। मीरा ने रात की बची रोटियां गरम कर कर सास-ससुर को परोस दिया और अपने और पवन के लिए ताजे पोहे, कटलेट बनाकर खाने लगी। बस फिर क्या था, सुनैना जी की भौवें कंधे। सुनैना जी नाक सिकोड़कर, वाह बहू, हमें बासी खाना और खुद ताज़ा नाश्ता कर रही हो। यही तमीज़ सिखाई है तेरे मायके वालों ने। मीरा गुस्से में बोली, माँ जी, आप और पापा जी कल रात रिश्तेदार के यहाँ गए थे, रोटियां बच गई थी। आपने बताया ही नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं। सुनैना जी भड़कते हुए बोली, तुझे तो 10 दिन पहले बताया था कि मुझे रिश्तेदारी में जाना है। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई कैलेंडर नहीं जो 10 दिन पुरानी बात या आने वाली बात दिन तारीख समेत याद रखूं। जब जा रही थी उसी वक्त बता देती। अभी खाना खाइए, ठंडा हो रहा है। सुनैना जी तानी कसते हुए बोली, देख रहे हैं जी, तेरे मायके में ऐसे ही बासी खाना खाते होंगे। मुझे तो ताज़ा ही चाहिए। पवन बोला, मीरा काम वाली बाई को खाने को दे देती, इतना बहस क्यों कर रही हो?
तो मीरा तेज आवाज में चिल्लाई, अच्छा माँ जी, कुछ दिन पहले जब मैं अपने सहेलियों से मिलने गई थी, तब आपने मुझे ही बासी खाना खिलाया था। तब तो आप बड़े ज्ञान बांट रही थी, अन्न का अपमान नहीं करते। आज क्या हुआ? जब अपने पर आया, तो वो उपदेश आज याद नहीं रहे। टेबल पर सन्नाटा छा गया। सास बहू की लगातार किचकिच से पवन और उसके पिताजी दोनों का सिर बन्ना उठा। बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी निवाला निकला और चुपचाप अपने अपने काम की राह पकड़ ली। पीछे रह गई दोनों बिल्ली चूहे की तरह एक दूसरे पर झपटती, एक दूसरे की नस दबाने को तैयार रहती। पवन ऑफिस जाते हुए बोला, मेरी बात ध्यान से सुन लो मीरा। 2 दिन बाद मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। मैं किसी भी तरह का ड्रामा बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर में बस एक छोटी सी दावत रखी गई है। मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए अक्लमंदी इसी में है कि जुबान कम चलाओ और तैयारी में दिमाग लगाओ। बेकार की बहस, फालतू की नोक-झोंक और उल-जलूल बातें, इन सब पर अभी ब्रेक लगाओ। माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा। पवन की बातें सुनते ही मीरा के दिमाग में अचानक एक तेज सा ख्याल कौंधा। माँ बेटे की रोज-रोज की बातें सुन-सुनकर वह थक चुकी थी। 2 दिन बाद ही सुनैना जी की एनिवर्सरी थी। घर में छोटी पार्टी और मीरा को मिला सही मौका अपने माँ-बाप की औकात का असली हिसाब दिखाने का। बहुत उसके माँ-बाप पर चढ़ती है ना, बहू हूँ, कोई गुलाम नहीं। दूसरे दिन सुनैना जी मुंबई के सबसे बड़े मॉल में चली गई। अपने लिए ऐसा लहंगा चुना कि नजरें ठहर जाए। पति के लिए भी शाही शेरवानी और पवन और अपनी बेटी काव्या के लिए भी महंगा कपड़ा उठा लिया। लेकिन उस बहू मीरा के लिए कुछ नहीं। वो तो अपने मायके की घटिया सी साड़ी में ही ठीक लगती है। बहुत रौब है ना उसे अपने माँ-बाप के दिए सामान का, बहुत घमंड है दहेज का। तो पहनती रहे वही कूड़ा, उसी में उसकी औकात झलकती है। सोचती है बड़ी रानी बन गई है। देखती रहो मीरा, तेरा ये घमंड मैं कैसे एक-एक करके सब मेहमानों के सामने रौंद दूँगी। मेरी ही बेटी के ससुराल में मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की है तूने। ठीक है, अब देखना, इस एनिवर्सरी को मैं इतनी शान-ओ-शौकत से मनाऊँ कि उसकी जलन की आग उसे भीतर तक भस्म कर देगी तुझे। इधर मीरा भी अपने माँ-बाप के हुए अपमान का बदला लेना चाहती थी। घर पहुँचते ही सुनैना जी ने जानबूझकर मोबाइल उठाया और अपनी बेटी काव्या को वीडियो कॉल मिला दी। बहुत मुस्कुराते हुए सुनैना जी कैमरे की ओर लहंगा फैलाते हुए बोला, देख काव्या, ये लहंगा देखा है, मुंबई के बड़े शोरूम से लिया है और ये सैंडल पूरा मैचिंग और ये रहा मेरा इम्पोर्टेड पर्स। कीमत सुन लेगी ना तो होश उड़ जाएंगे। एक-एक चीज नगीने जैसी उठाई है मैंने। काव्या चहकते हुए बोली, वाह माँ, कमाल है, सब चीजें बहुत सुंदर है। भाभी के लिए भी कुछ लिया है क्या? सुनैना जी हंसते हुए बोली, उस बेशर्म औरत के लिए एक धागा तक नहीं लिया मैंने। बहुत घमंड है ना उसे अपने मायके के दहेज का, सोफा, अलमारी, फ्रिज का। तो पहनती रहे वही अपनी माँ की दी हुई घटिया साड़ी। समझती है खुद को बड़ी रानी, दहेज लाई है कि कूड़ों का ढेर। काव्या, मैं उसे दिखा दूंगी कि असली ठाठ क्या होता है। कॉल कट होते ही सुनैना जी की मुस्कान और गहरी हो गई। इधर मीरा ने सब सुन लिया था, पर वह शांत रही। वह खास मौके की तलाश में थी। खैर, दूसरे दिन पार्टी शुरू हो चुकी थी। हॉल रोशनी से चमक-धमक रहा था। कुछ खास मेहमान आ चुके थे, कुछ आने वाले थे। सुनैना जी की बेटी काव्या और उनकी 2-3 सहेलियां पहले ही आ पधारी थी। तभी सुनैना जी इतराती हुई भारी कढ़ाई वाला लहंगा पहनी शान से हॉल में दाखिल हुई। सिर से पांव तक सोने हीरे के गहनों में लदी हुई, जैसे कोई चलती फिरती ज्वेलरी सा हो। उनकी किटी की सहेलियां उन्हें घेर कर खड़ी हो गई। एक सहेली बोली, अरे सुनैना, क्या गहने हैं, कमाल, आज तो तुम दुल्हन से कम नहीं लग रही हो।
तभी किसी की नज़र कोने में खड़ी मीरा पर पड़ी। सादा, शांत, हल्के रंग के कपड़ों में, लेकिन चेहरे पर अलग ही चमक थी। दूसरी सहेली मुस्कुराकर बोली, पर सुनैना, ये तो मानना पड़ेगा, मीरा सिंपल कपड़ों में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। ये सुनते ही सुनैना जी के चेहरे की मुस्कान एक पल को खत्म हो गई। तभी एक सहेली ने मीरा की तरफ देखकर कहा, अरे बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहने? हाँ आंटी जी, अभी पहन लूंगी। फिर उसने सीधे सुनैना जी की तरफ देखा, माँ जी, मेरे गहने तो आपने पहन रखा है, जरा उतार दीजिए, वो मेरे मायके का है। आपको तो मेरे मायके की कोई चीज़ पसंद नहीं आती, कूड़ा कचरा मेरे माँ बाप ने दिया है ना। आप चाहे तो जाकर अपने पुराने जमाने के गहने पहन लीजिए। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुनैना जी हक्का बक्का रह गई। इतने लोगों के सामने कुछ कह भी नहीं सकी। सुनैना जी की सहेली बोली, अरे सुनैना, तू तो बहू की गहने पहन कर इतरा रही है। उसके पहनने ओढ़ने के दिन है और तू सज धज रही है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारी मन से उन्होंने रानी हार उतार कर मीरा के गले में डाल दी, फिर चूड़ियां उतार कर उसके हाथों में पहना दी। सब देख रहे थे, सब समझ रहे थे। सुनैना जी दांत खींचकर धीमे से फुसफुसाई, बहू, ये क्या नौटंकी है? मीरा उसी अंदाज में बोली, माँ जी, अभी कहाँ कुछ हुआ है, जरा आगे आगे देखिए, तमाशा तो अब शुरू हुआ है। मीरा ननन की तरफ गई, अरे ननन रानी, जरा संभल कर बैठो। ये जो सोफा सेट है ना, ये मेरे मायके से आया है। इस पर टांग फैलाकर मैं लेटती रहती हूँ अब तक, पर आज से नहीं, ये सोफा अब मेरे मायके वापस जाएगा। फिर दरवाजे की तरफ आवाज ऊंचा लगाया, अरे भाइयों, ट्रक वहीं खड़ा कर दो, इस सोफे को उठाओ और लाद दो। ननन भड़कते बोली, भाभी, ये क्या बदतमीजी है, मेहमानों के सामने ऐसा तमाशा कर रही हो। मीरा कड़वी मुस्कान के साथ बोली, तमाशा? अरे नहीं, मैं तो बस अपना सामान समेट रही हूँ। तभी मीरा की नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ कुछ मेहमान बैठकर स्नैक्स खा रहे थे। मीरा तेज आवाज में बोली, आंटी जी, जिस डाइनिंग टेबल पर आप लोग खाना खा रहे हैं, वो भी मेरे मायके से आया है। अब से आप लोग जमीन पर बैठकर खाइए, या फिर मम्मी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने क्या व्यवस्था की है। हॉल में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। सुनैना जी गुस्से में भड़क उठी। मीरा बिना रुके अपने दहेज का एक एक सामान समेटने लगी। सब वापस भेजूंगी, और हाँ भैया, ये एसी इसे भी बंद कर दो, इसे भी उतार दो, थोड़ी गर्मी लगेगी इन्हें, पर सह लेंगी। एक सहेली सुनैना जी से बोली, अरे सुनैना, अगर पार्टी नहीं देनी थी तो हमें बुलाया है क्यों? इतनी गर्मी में तो खड़ा होना भी मुश्किल है। सुनैना जी चिल्लाकर, बस करो बहू, ये कैसी बदतमीजी है। तभी पवन अंदर से दौड़ता हुआ आया, मीरा, जरा गाड़ी की चाबी देना, केक लेने जाना है। अजी सुन लो, वो गाड़ी भी मेरे मायके की दी हुई है, और मुझे अब यहाँ किसी भी तरह का कचरा मंजूर नहीं। सब सफाया हो जाएगा। जो जो चीज़ें बेकार समझी जाएंगी, उन्हें मैं एक एक करके वापस मायके भिजवा दूंगी। पवन हैरानी से बोला, मीरा, ये सब क्या हो रहा है? फ्रिज, सोफा, डाइनिंग टेबल सब ट्रक में क्यों लदवाए जा रहे हैं? क्योंकि ये सब मेरे दहेज का सामान है, और अपने सामान के साथ मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर तंज कसते हुए बोली, आप लोगों ने ही जो कहा था ना कि सारा सामान घटिया है, काम का नहीं है, तो लीजिए, मैं इसे वापस अपने मायके भेज रही हूँ। आप लोग नया और बेहतर सामान खरीद लीजिए, वो भी इम्पोर्टेड बम्बई के मॉल से। हॉल में सन्नाटा था। मेहमान खड़े थे, घर वाले शर्म से झुके हुए, और मीरा सीधी अधिक अपनी लड़ाई जीतती हुई। सुनैना जी ने पवन को आहिस्ता से बुलाया, बेटा जरा इधर आ, तेरी बीबी ने तो पूरा घर सिर पर उठा लिया है। अगर आज न संभाला तो सालगिरह की पार्टी में हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। कुछ ही देर में काव्या के ससुराल वाले आ जाएंगे। समधन जी के सामने मेरा मजाक फिर से बना देगी ये लड़की। अभी तो 2-4 मेहमान आए हैं, बहुत मेहमान आने बाकी हैं। मीरा कड़े लहजे में बोली,
क्यों परेशान हो रहे हो? यह सब मेरा सामान था, मैं इस्तेमाल करती थी, इसीलिए अपने मायके वापस भेज दिया। अब सब ठीक है ना माँ जी? सुनैना जी अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह मीरा का सीधा और करारा जवाब था। उस दिन किए गए अपमान का बदला। माँ और बेटे दोनों की हालत डावाडोल थी। घर वीरान पड़ा था, पार्टी सिर पर थी, मेहमान किसी भी पल दस्तक देने वाले थे और इज्जत खुलेआम दांव पर लगी थी। दोनों के चेहरों की रंगत उड़ चुकी थी। आखिरकार सुनैना जी ने जिंदगी में पहली बार झुक जाना ही समझदारी समझा। सुनैना जी धीमी बुझी हुई आवाज में, देख बहू, माना कि मैं तेरी सास हूँ, कभी कभी गुस्से में जुबान पर काबू नहीं रहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू पूरा घर तहस नहस कर दे। इस घर की इज्जत तेरी अपनी इज्जत है। अब रहम करके ट्रक से सारा सामान वापस मंगवा ले। गलती मेरी ही थी, मुझे बात को इतनी दूर नहीं ले जाना चाहिए था। और हाँ, आगे से तेरे माँ बाप के नाम पर मेरे मुंह से कोई उल्टा सीधा शब्द नहीं निकलेगा। पवन भी फौरन माँ की बात में हामी भरता है। पवन नरम पड़ते हुए, मीरा, माँ सही कह रही है, घर का सामान है तो इस्तेमाल पूरा परिवार करेगा। माना, माँ का मिजाज कभी कभी तेज हो जाता है, पर गुस्सा इज्जत से बड़ा नहीं होता। अब तुम्हारे मायके वालों पर कोई सवाल नहीं उठेगा। बस इस गलत फहमी को यहीं खत्म कर दो। मीरा दोनों की बदली हुई हालत देखकर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, अगर आप दोनों मानते हैं कि गलती आपकी थी और आगे से मेरे माता पिता को लेकर कोई टिप्पणी नहीं होगी, तो मैं भी सामान ट्रक से उतरवा देती हूँ। पवन फुर्ती से बाहर भागा और कुछ ही देर में पूरा सामान फिर से हॉल में सजा दिया। सुनैना जी मन ही मन स्वीकार कर चुकी थी, बहू को कम आंकना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये लड़की सहने वालों में से नहीं है, न ही दबनों वालों में से है। यह ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। दोस्तों, जो लोग रिश्तों को दहेज और दिखावे के तराजू पर तौलते हैं, वे अंततः अपनी ही इज्जत गंवाते हैं। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और जो बहू को कमजोर समझते हैं, वही एक दिन उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।